ऐसा भाई आपने खुद ही इस चीज़ को आंसर किया कि जो ये प्लेटफॉर्म्स है लाइक फाइवर, अपवर्क और भी जितने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे आज की डेट में चीज़ें बहुत सैचुरेट हो चुकी हैं एंड इन पे कुछ भी करना, ऑर्डर्स लाना, वही सुई ढूंढने वाली बात है एक समुंदर में। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आपने बोला कि आप क्लाइंट्स लाते थे बाय डूइंग आउटरीच। जी ठीक है, आउटरीच किया आपने आपने लोगों के ब्लैक स्पॉट्स चेक किए जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट्स जो थे जी। कि लोगों की क्या कमी है वेबसाइट में एंड ऑल, एंड वहाँ से फिर लोगों को रीच आउट करके सही ऑडियंस तक आप गए। जी एंड ऑब्वियसली आपने इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के लोगों को अपना काम दिखाया, बिजनेसेस को एजुकेट किया, तो वहाँ से क्लाइंट्स आए। बट स्टिल व्हाट डू यू बिलीव कि और क्या सोर्सेज हो सकते हैं एक फ्रीलांसर के लिए शुरुआत में क्लाइंट्स लाने के लिए? जैसे आपने एक बार एक सोर्स ढूंढ लिया कि आपको इंस्टाग्राम से थोड़े बहुत क्लाइंट्स मिल रहे हैं। हम्म। दूसरा सोर्स सबसे बड़ा मेरे को जो लगता है वो है नेटवर्किंग का। करेक्ट। आपका बड़ा नेटवर्क होता है क्लाइंट्स का, 5-6 आपके क्लाइंट्स हैं एंड आप उनको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो शायद आसपास के क्लाइंट्स, आसपास के फ्रीलांसर्स नहीं प्रोवाइड कर पा रहे उस रेट में एंड उस क्वालिटी पे। तो अगर आप उन क्लाइंट से अच्छे रिश्ते रखते हो, अच्छे चीज़ें रखते हो, तो आप उनसे काफ़ी अच्छे नेटवर्क में क्लाइंट्स ले सकते हो और उनको डिस्काउंट्स दे सकते हो उस बात पे। एंड दूसरी जो चीज़ थी, कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग के लिए हमने सही बताऊँ तो 2 लोग बैठाए थे शुरुआत में, जो लोग कोल्ड कॉलिंग करते थे। बहुत गालियाँ सुनने को मिलती थी शुरुआत में, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये था कि स्पैम कॉलिंग और फ्रॉड कॉल्स होती थी, तो लोग ईज़िली भरोसा नहीं करते हैं कोल्ड कॉल्स पे। अभी ये कल्चर चला है कोल्ड कॉल्स का बहुत ज़्यादा, नहीं तो पहले तो लोग नहीं मानते थे कोल्ड कॉल्स को। कोल्ड कॉल्स में क्या सेल कर रहे थे आप? कोल्ड कॉल्स में हम बिजनेसेस को पिच करते थे। क्या पिच कर रहे पिच थे? मैं एग्जैक्टली बता दूं कैसा होता था। जैसे हमने किसी को फ़ोन किया, वो ट्रैवल एजेंसी है, तो ट्रैवल एजेंसी को जब हम फ़ोन करेंगे तो हम एग्जैक्टली उसी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले किसी और ट्रैवल एजेंसी के लिए काम कर चुके होंगे, ऐसा हम मेक श्योर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल एक ट्रैवल एजेंसी जो कि कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और दूसरी जम्मू में ऑपरेट कर रही है, ऐसा है मतलब। और जब मैं जम्मू वाले के लिए काम कर चुका हूँ तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं एंड उनकी वो कैसे कमा रहे हैं, कैसे सब कुछ पेन पॉइंट्स क्या हैं सब उनके? कुछ पता है मेरे को। एंड अब जब मैं कश्मीर वाले को रीच आउट करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली पता होगा कि उसको क्या क्या चाहिए था। मान लो उसकी वेबसाइट नहीं है, उसके कॉम्पिटिटर की है, तो हम उसको वो चीज़ फील करवा देंगे कि यार आप पे वेबसाइट नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर पे है, वो इतने इतने कस्टमर्स इस जगह से लेकर आया है फोमो एंड क्रिएट आप करेंगे। नहीं ले पा रहे हो, तो उस चीज़ के लिए आपको वेबसाइट ये वाली चाहिए होगी। वो पूछेगा कि कितने रुपए लगेंगे, ये है वो है। वो सब चीज़ें हम कॉल पे डिस्कस नहीं करते, वो सब चीज़ें हम मीट पे डिस्कस करते हैं। एंड मीट पे जब वो आता है तब तक हम एक सैम्पल पेज बना के रखते हैं वेबसाइट का कि आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी, इफ़ यू पे दिस अमाउंट तो हम आपको 3 दिन में या 7 दिन में आपको दे देंगे। क्योंकि कोडिंग का जो कल्चर है वो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि कोडिंग दिस एंड दिस, वो फैंग कंपनीज और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर वाली जो कंपनीज होती हैं उनमें काम आता है। लेकिन फ्रीलांसिंग में मैंने अपने पूरे करियर में फ्रीलांसिंग के कोडिंग बहुत कम देखी है। हम्म। हम लोग वर्डप्रेस, जूमला और शॉपिफाई पे ही बहुत ज़्यादा निर्भर रहते हैं। एंड आप अगर किसी दुकान वाले को बोलोगे कि आप अपनी वेबसाइट बनवा लो, अपनी दुकान आप एक्सपेंड कर रहे हो, वो कोडिंग नहीं समझेगा। वो कोडिंग वाली हम बोलेंगे 1.5 लाख की और वर्डप्रेस वाली बोलेंगे हम 5,000। मतलब कम की ही बोलेंगे। तो वही चीज़ है, वो नहीं समझेगा और वो कम रेट देख के वो चीज़ करवा लेगा। एंड ऐसा कुछ क्वालिटी का भी ज़्यादा फर्क नहीं आता नहीं है। आता। कोडिंग तब आती है जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो टेक रिलेटेड ही हो, सास प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो, तब एक्सपैंड करने के लिए कोडेड चाहिए होता है। तो ये चीज़ है कि हम कोल्ड कॉल्स करते थे एंड ईमेलिंग वगैरह ये सब चलता था।